हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का वीडियो और ये जो वीडियो है ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो साइंटिस्ट को सी फ्लोर के बारे में बहुत सारी बातें पता चली, ओशनिक फ्लोर के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। और पहले हम ये मानते थे कि सी फ्लोर एक जो है वो फ्लैट सरफेस होगा, लेकिन अब पता चला कि उसके ऊपर भी अपने यूनिक रिलीफ फीचर्स हैं। और जो सी फ्लोर है, समुद्र का फर्श समतल नहीं है और वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीले हैं, खाइयां हैं, समुद्री पहाड़ हैं, बालू के ढेर हैं, ट्रेंचेस, रिजेस, सी माउंट्स, शोज, दुनिया भर की चीजें जो है वो सी फ्लोर के ऊपर भी हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर आपको पर्वतों की श्रृंखला मिलेगी, वैसी श्रृंखला आपको सी फ्लोर के ऊपर मिलेगी। जैसे आपको पृथ्वी के ऊपर आपको खाई मिलती है, वैसी सी फ्लोर के ऊपर भी मिलेगी। और उसके बाद ये जो सारी डिस्कवरीज हैं, उसके बाद these important discoveries led to the theory of plate tectonics. प्रायर टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी से पहले और भी थ्योरीज थी जिनको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं, विच ट्राइड टू एक्सप्लेन लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑन अर्थ सरफेस। और ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, इन्होंने जो लार्ज स्केल मूवमेंट हुआ ऑन अर्थ सरफेस वो समझाने की कोशिश की। द पोजिशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस have not been the same in the past and will not enjoy their present position in times to come. जो हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं, न तो ये पास्ट में ऐसे रहे हैं जैसे कि आज के समय है, और न ये फ्यूचर में ऐसे रहेंगे जैसे कि आज हैं। यानी कि इनमें कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है, इनकी पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये क्या है? ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, जो कि एक जर्मन मीटियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इसको दिया 1912 में। और दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो बहुत से लोगों ने नकार दिया, यहां तक कि उनको पागल तक कह डाला। और उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो अपनी बात को स्ट्रांगली साबित कर पाए। हालांकि बाद में लगा कि यस, जो अल्फ्रेड वेगनर कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। देखो, ज्योग्राफी में बहुत सारी जो चीजें हैं ना, जब 1912 की बातें हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 उस टाइम में आपका था। ओके, साथ ही साथ उस टाइम में बहुत सारे जो देश थे वो तो गुलामी थे, कॉलोनियलिज्म जो था वो अपनी पीक पर था। अधिकतर देशों ने में जो भी रिसर्च हुई साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में, वो आजादी के बाद ही तो हुई, वरना पहले तो वो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो अल्फ्रेड वेगनर जो उस जमाने में थे वो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रख नहीं पाए। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका वो जवाब नहीं दे पाए, तो उस जमाने में तो इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में पता चला और एहसास हुआ कि वो सही थे। According to Wegener's continental drift theory, there existed one big landmass, और इस big landmass को हम कहते थे पैनगिया। इनके अनुसार पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा लैंडमास था, केवल एक ही लैंडमास था, और उस लैंडमास का नाम था पैनगिया। ओके, और एक ही बड़ा ओशन था जिसका नाम था पैंथेलासा। ओके, जैसे आज के टाइम में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उस टाइम एक ही कॉन्टिनेंट और उसके चारों तरफ जो था पानी। तो ये क्या है? ये हमारा पैनगिया है, और ये जो समुद्र है इसका नाम क्या है? पैंथेलासा। ओके, उसके बाद क्या हुआ? द सी कॉल्ड टेथियस डिवाइडेड द पानगिया इनटू 2 ह्यूज लैंड मासेस। ये जो एक लैंड मास था ये ब्रेकअप होने लगा, इस तरह से ये 2 में डिवाइड हुआ और बीच में इसके समुद्र आ जाएगा। वो जो समुद्र बीच में आया उसको हमने नाम दिया टेथियस। A sea called Tethys divided the Pangaea into 2 huge land masses, Laurentia या Laurasia to the north and Gondwana land to the south of Tethys. 2 में डिवाइड हुआ, Laurasia और गोंडवाना। लोरेशिया नॉर्थ वाला और गोंडवाना साउथ वाला, बीच में आ गई टेथियस सी। ड्रिफ्ट स्टार्टेड अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। ये कब हुआ? ये कब था कि एक ही कॉन्टिनेंट था और ये जो ड्रिफ्ट है ये स्टार्ट हुई 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन वर्ष पहले। कौन सा एरा था उस जमाने में? मीजोजोइक एरा था। एंड द कॉन्टिनेंट्स बिगैन टू ब्रेक एंड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम वन अनदर। कॉन्टिनेंट्स जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुए, बीच में आ गया आपका टेथियस सी। ओके, ये देखिए, ये एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है जिसको हम पैनगिया कह रहे हैं। ये बीच ऊपर की तरफ हमारा लोरेशिया हो गया, नीचे की तरफ गोंडवाना हो गया, और बीच में इस तरह से टेथियस सी हुआ। आगे जाकर जो गोंडवाना है उसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अंटार्कटिका, ये सभी कॉन्टिनेंट्स बने। और जो हमारा लोरेशिया है उससे आपका नॉर्थ अमेरिका का काफी हिस्सा और यूरोप और पार्ट्स ऑफ एशिया बने। और आज के टाइम में आप क्या देख रहे हैं? आज के टाइम में ये सिचुएशन है कि ये हमारा यहाँ यूरोप है, यहाँ पर हमारा एशिया है, यहाँ इंडिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है।
तो प्रीम्बियन पीरियड में 225 मिलियन ईयर्स अगो पूरा एक था, पानगिया था, उसके बाद ड्रिफ्ट हुआ और ड्रिफ्ट में आप देख रहे हैं टेथियस सी बीच में आ गया। ये कौन सा एरा है? ये ट्रायसिक 200 मिलियन ईयर्स अगो है। फिर ये जुरासिक एरा है जिसमें ये और प्रोमिनेंट हुआ, और उसके बाद ये हमारा 65 मिलियन ईयर्स अगो की पिक्चर है, और ये हमारी करंट सिचुएशन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर स्टडीड द indirect evidences of climate change like fossils, landforms, which are the typical consequence of climate. Wegener's wisdom lies in the fact that he was able to relate many evidences not connected earlier into a theory called continental drift. इन्होंने बड़े डिटेल में अध्ययन किया, कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जा रही है, कौन से जीव कहाँ पाए जा रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा इन्होंने अध्ययन किया। Wegener acknowledged the structure of Earth's interior as suggested by Edward Swiss that continents are all Sial and oceans are all Sima. Wegener asserted that the Sialic continents are lighter and is flowing over denser Sima. ठीक है, अंदर जो है पृथ्वी के अंदर वो सारे का सारा सॉलिड नहीं है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम सियालिक कहते हैं, और ये हल्का भी है और ये फ्लोट करता है सीमा के ऊपर। ये देखो सबसे ऊपर हमारा सियाल है, ये सीमा के ऊपर आपका फ्लोट करता है, और अंदर जो है अगर वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सॉलिड और रिजिड होता तब तो हम कह सकते थे कुछ ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब साफ ही पता चल रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन फ्लोट हो रहा है तो यानी कि नीचे भी जो है हमारा वो सॉलिड नहीं है। अब द ड्रिफ्ट वॉज इन 2 डायरेक्शंस, ये जो ड्रिफ्ट थी ये 2 दिशाओं में हुई। एक थी टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड buoyancy, शिप फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू buoyant force offered by water. Towards west due to tidal currents because of the earth's movement, earth rotates from west to east, so tidal currents act from east to west. ये देखो एविडेंसेस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रमाण है? प्रमाण बहुत सारे हैं। एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, रॉक of same age across the oceans, apparent affinity of physical features, botanical evidences जिसमें हम बात करेंगे plants और animals वगैरह के बारे में भी कुछ हद तक, placer deposits, stillet deposits, polar wandering, ये सभी जो है ये reasons थे। फोर्स फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्टिनेंट सारे के सारे पहले एक जगह जुड़े हुए थे, उसके बाद वो अलग अलग हिस्सों में आपके डिवाइड हुए, तो फिर यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्स फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो फोर्स चाहिए थी वो कहाँ से आई? वेगनर सजेस्टेड दैट टाइडल फोर्स ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल। वेगनर ने क्या कहा कि टाइडल फोर्स ने बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाया। टाइडल फोर्स इज ड्यू टू, अब ये टाइडल फोर्स क्या है? ये जो मून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से पानी में उफान आता है, पानी में आगे की ओर और पीछे की ओर हटता है, उसको हमने टाइडल फोर्स कहा। तो वेगनर का ये कहना था कि टाइडल फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड्स इन ओशनिक वाटर्स। ये जो टाइडल फोर्स है ये पार्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। द पोलर फ्लीटिंग फोर्स रिलेट्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है, अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है और उसके अंदर कुछ है तो वो जो चीज है वो स्टेबल नहीं रहेगी जो अंदर है। एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, क्योंकि अर्थ जो है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर, उसका जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। दिस बल्ज इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर। दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू द पोल फ्लीइंग। तो बहुत सारे इन्होंने टाइडल फोर्स के बारे में जिक्र किया, इन्होंने अर्थ की रोटेशन के बारे में जिक्र किया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में इन्होंने बताया। आगे इन्होंने ये भी कहा कि वेगनर सजेस्टेड 2 फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एक है हमारी टाइडल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून विच वाज रिस्पांसिबल फॉर वेस्टवर्ड मोशन। दिस आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम 1908 ड्रिफ्ट थ्योरी। और इसके अलावा एन इम्बैलेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ buoyancy ऑफ द फ्लोटिंग सियालिक ब्लॉक्स दैट फ्लोट्स द कॉन्टिनेंट्स नॉर्थवर्ड्स। इन्होंने इन सारी फोर्सेस का जिक्र किया, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के जो और मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनके सामने अपनी थ्योरी रख रहे थे, उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट किया कि क्या आपको लगता है कि जो टाइडल फोर्स है या ग्रेविटेशन जो रोटेशनल फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इतने स्ट्रांग कॉन्टिनेंट को इस तरह से ब्रेक करके ड्रिफ्ट करवा सकती है? यस, ये तो हम मानते हैं कि ये फोर्सेस हैं, परंतु इनकी इतनी कैपेसिटी होगी, ये इतनी स्ट्रांग होंगे, इस पर हमारा डाउट है। और इसका जवाब जो है अल्फ्रेड वेगनर के पास नहीं था।
अब फोर्स फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वेगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वेगनर ने ये कहा कि देखो, मैं मानता हूं कि ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर आप ये देखो ना कि ये फोर्सेस कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से काम कर रही हैं और ये अभी भी काम कर रही हैं, तो इसलिए हो सकता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है इनकी वजह से ड्रिफ्ट हुए। अकॉर्डिंग टू वेगनर द ड्रिफ्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और ये ड्रिफ्ट आज के समय में भी जारी है। एविडेंसेस, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्सॉ फिट। अब उन्होंने फिर ये तो उन्होंने बताया कि ये फोर्सेस है जो काम कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए। क्या क्या प्रमाण दिए? आप कैसे कह सकते हैं कि एक जमाने में सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिले हुए थे? अब मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूं, ठीक है। उन्होंने ये कहा, चलो देखते हैं क्या कहा। एविडेंसेस, पहला है हमारा मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिगसॉ फिट। South America and Africa seem to fit in with each other, especially the bulge of Brazil fits into Gulf of Guinea. इसे मैं आगे समझाऊंगी। Greenland seems to fit in well with Ellesmere and Baffin Island. उसके बाद है East coast of India, Madagascar and Africa seem to have been joined. North and South America on one side and Africa and Europe on the other side fit along the Mid-Atlantic ridge. यहाँ पर फिर आपका दिया गया यूरोप के कैलेडोनियन और हर्सिनियन पर्वत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलाशियन एक सतत श्रृंखला के रूप में प्रतीत होते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा कि ये देखो, इन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं ध्यान से, अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा साउथ अमेरिका बहुत अच्छे से फिट होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले सारे जुड़े हुए थे और ब्रेकअप हो गए। अब जहां जहां से ब्रेकअप हुए, अगर वहीं पर आप इनको दोबारा फिट करने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि बड़े अच्छे से फिट हो रहे हैं। अफ्रीका के पास ये मेडागास्कर है, ये इंडिया और मेडागास्कर एक दूसरे से ब्रेक अवे हुए हैं। उसी प्रकार से नीचे आपका अंटार्कटिका फिट हो जाता है और साइड में आपका ऑस्ट्रेलिया फिट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कॉन्टिनेंट्स को आपस में फिट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वो बड़े आराम से फिट हो रहे हैं, खासकर जिस प्रकार से जो साउथ अमेरिका है वो अफ्रीका से फिट हो रहा है। तो इन्होंने पहली बात तो ये कही। क्रिटिसिज्म, ओके। अब इस बात को क्या कहकर रिजेक्ट किया गया? इस बात को ये कहकर रिजेक्ट किया गया कि जो कोस्टलाइंस होती हैं वो टेम्पररी फीचर होती है, परमानेंट नहीं होती हैं, लायबल टू चेंज होती हैं वो। सेवरल अदर combinations of fitting enough landforms could be attempted. Continental drift theory shifts India's position too much to the south, distorting its relations with the Mediterranean and the Alps. The mountains do not always exhibit geological affinity. आज भारत कहाँ है? आज भारत जो है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बिल्कुल नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर जा रहा है और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भारत जो है वो अफ्रीका से इस तरह से निकल कर आया है, यानी कि भारत जो है वो पुराने टाइम में बिल्कुल पूरी तरह से आपका सदर्न हेमिस्फीयर में था, ठीक है। तो आप इस जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उससे ऐसा लग रहा है मानो कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है उसका नॉर्थ वाले पोर्शन से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ओके। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी शिफ्ट्स इंडियाज पोजीशन टू मच टू द साउथ, डिस्टॉर्टिंग इट्स रिलेशंस विद मेडिटेरेनियन एंड एल्प्स। द माउंटेन्स डू नॉट ऑलवेज एग्जिबिट जियोलॉजिकल अफिनिटी। आगे देखो, causes of drift, gravity of the earth, buoyancy of the seas, tidal currents were given as the main factors causing the drift by Wegener. Wegener ने ये बताया था कि causes of drift, क्यों उनको लगता था कि जो continents हैं वो drift हो गए, लेकिन this is illogical because of these factors to be able to cause a drift of such a magnitude they will have to be millions of times stronger. तो ये जो gravity of earth वगैरह हैं ये इतने strong नहीं थे कि ये पूरे के पूरे continent को drift करवा पाए। Polar wandering, shifting of poles drifted constantly. Criticism, poles may have shifted into necessarily the continents. Distribution of fossils, उसके बाद और क्या कहा एविडेंसेस में, और एविडेंसेस में ये कहा गया, जैसे कि पहले तो बताया गया कि हमारे कॉन्टिनेंट्स बहुत अच्छे से फिट होते हैं, बिल्कुल ऐसे मानो किसी पजल का हिस्सा हो। फिर है जीवाश्म का वितरण, ऑब्जर्वेशंस दैट लेमूर्स अकर इन इंडिया, मेडागास्कर इन अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर अ कंटिगुअस लैंड मास लेमरूशिया लिंकिंग दीज थ्री लैंड मासेस. Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. Skeletons of these are found only in South Africa and Brazil. Two localities presently are 4,800 km apart with an ocean in between them. तो लेमूर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? इंडिया में, मेडागास्कर में और अफ्रीका में। और आज इनके टाइम इन तीनों जगहों के बीच में अच्छा खासा बड़ा सा आपका समुद्र है। अब लेमूर्स ऐसा तो नहीं है कि इस बड़े से समुद्र को स्विम करके पार गए हों, ऐसा नहीं हो सकता।
ओके तो प्रोबेबली क्या रहा होगा, प्रोबेबली यही रहा होगा कि पुराने टाइम में ये जॉइंट रहे होंगे और इनके आज के टाइम में भी जो फॉसिल्स मिल रहे हैं जगह जगह वो पुराने टाइम के आपके फॉसिल्स हैं। इस प्रेक्षण से कि लमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, कुछ लोगों को इन 3 भूभागों को जोड़कर एक स्थल खंड लेमुरिया पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। मेसोसॉरस एक छोटा रेंगने वाला जीव था जो कि उथले खारे पानी में रह सकता था। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए हैं। वर्तमान में इन दो स्थानों के बीच में 4800 किलोमीटर की दूरी है और बीच में सागर भी है, तो स्विम करके जाना दूसरी ओर ये बिल्कुल असंभव सी बात है। ये देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये फॉसिल रिमेन्स ऑफ साइनोगैंथस ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर जो पाया गया वो यहां पर भी पाया गया, साउथ अमेरिका में पाया गया और अफ्रीका में भी पाया गया। साउथ अमेरिका में ये ग्रीन स्ट्रिप आप क्लियरली देखो, यहां पर जो पाया गया जीव वो यहां पर भी पाया गया, वो यहां मेडागास्कर में भी पाया जा रहा है, वो अफ्रीका के भी इंडिया के भी दक्षिणी हिस्से में पाया जा रहा है। तो अब आज के टाइम में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आप जानते हो कितना बड़ा समुद्र है। सिमिलरली अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में भी बड़ा सा समुद्र है और और भारत के बीच में भी समुद्र है। तो क्या रहा होगा, फॉसिल एविडेंस ऑफ टेरासिक लैंड रेप्टाइल यहां पर ये भारत में आपको मिला, कुछ हिस्सों में अफ्रीका में भी मिला। तो क्लियरली ये इंडिकेशन है कि पुराने जमाने में ये जो लैंड पीसेस हैं ये जॉइंट रहे होंगे। बोटानिकल एविडेंस, presence of Glossopteris vegetation in Carboniferous rocks in India, Australia, South Africa, Falkland Islands, Antarctica, etc. can be explained on the basis of the fact that parts were linked in the past. Such vegetation is also found in the northern parts of Afghanistan, Iran and Siberia. Similar vegetation found in unrelated parts of the world. ये देखिए वेजिटेशन की जैसे हमने बात की, ये भी अगर आप क्लियरली देखें तो बहुत सारी जगह आपको फॉसिल्स भी सेम टाइप के मिले हैं, लेकिन बीच में आपके बड़े बड़े समुद्र हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि यही फॉसिल वहां पर कैसे। Rocks of same age across the oceans. Belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those of Western Africa. जैसा कि हम देख रहे थे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो बहुत अच्छे से फिट हो रहे थे। Belts of ancient rocks 2000 million years from Brazil coast match with those of Western Africa. Rocks of same age and similar character traits are found in other parts of the world too. दोनों कॉन्टिनेंट्स के जो आपके पोर्शंस थे उन पर एक ही प्रकार की रॉक्स पाई गई हैं। ओके उनकी जो एज है वो सेम है, रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इससे भी ये प्रूव होता है कि प्रोबेबली पास्ट में वो जुड़े हुए रहे होंगे। ये देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैचिंग एंशिएंट ब्लॉक असेंबलेजेस। साउथ अमेरिका में यहां पर जो रॉक पाई जा रही है वो अफ्रीका के इस पोर्शन से मिलती जाए, और वही तो हम कह रहे हैं कि पुराने जमाने में ये बिल्कुल जिगसॉ पजल की तरह फिट हो रहा है, तो पुराने जमाने में जॉइंट रहा होगा। सिमिलरली यहां पर जो रॉक पाई जा रही है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप के काफी हिस्से वगैरह में पाई जा रही है। तो ये जो येलो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं मैचिंग एंशिएंट रॉक असेंबलेजेस, यहां पर ये दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा टिलाइट निशेप। इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के डिपॉजिट से जो सेडिमेंट्री रॉक हमारी बनती है उसको हम ये कहते हैं। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। जो गोंडवाना था हमारा, उससे जो आपके कॉन्टिनेंट्स बने, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। एट द बेस ऑफ द सिस्टम हैज थिक टिलेट इंडिकेटिंग extensive and prolonged glaciation. Counterparts of this succession, नीचे आपका जो ये डिपॉजिट मिला है ये अफ्रीका में भी मिला है, फॉकलैंड आइलैंड में भी मिला है, मेडागास्कर में मिला है, अंटार्कटिका में मिला है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है, भारत में मिला है। ओके और ये सभी क्या थे, ये सभी एक जमाने में गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। इससे भी ये साबित होता है कि पुराने जमाने में ये सब जॉइंट रहे होंगे और फिर फाइनली ये ड्रिफ्ट अपार्ट हुए। ये देखो साउथ अमेरिका, ये यहाँ पर साउथ पोल है आपका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब जगहों पर वो ग्लेशियल डिपॉजिट्स आपके मिले हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अगले एविडेंस की ओर। रिजेंबलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट क्लियरली इंडिकेट दैट दीज लैंड मासेस हैड रिमार्केबल सिमिलर हिस्ट्रीज। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के भी समान इतिहास थे।
Glacial tillet provides unambiguous evidence of paleoclimates and also of drifting of continents. अब हम बात करते हैं प्लेशियर डिपॉजिट्स की. प्लेशियर डिपॉजिट्स में क्या आता है? इसमें रिच प्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट. वेस्ट अफ्रीका का जो घाना कोस्ट है वहां पर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वहां पर गोल्ड बट द सोर्स गोल्ड बेरिंग वेन्स जो है वो ब्राजील में है, और ब्राजील है आपका साउथ अमेरिका में. ओके तो एक गोल्ड जो है वो कहां मिल रहा है? वो घाना कोस्ट पे मिल रहा है. पर वहां पर जब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर गोल्ड बेरिंग वेन्स है, गोल्ड बेरिंग वेन्स तो नहीं है. गोल्ड बेरिंग वेन्स कहां है? वो दक्षिण अमेरिका में है, are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazilian plateau when the two continents lay side by side. ये देखो यहां पर आपको घाना में गोल्ड मिलता है, लेकिन गोल्ड बेरिंग वेन्स कहां है? गोल्ड बेरिंग वेन्स यहां पर है ब्राजील में. और पुराने टाइम में हम क्या करें? पुराने टाइम में ये तो कह रहे हैं कि ये यहां पर आपका दक्षिण अमेरिका फिट हो रहा था, तो एक जमाने में वो ज्वाइंट रहे होंगे, इसीलिए आपको आज के टाइम में भी यहां पर घाना वाले रीजन में गोल्ड मिल रहा है. मेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी हमने देख लिया कि क्या क्या पॉइंट्स दिए एल्फ्रेड वेगनर ने कि क्यों वो कह रहे हैं कि पुराने टाइम में कॉन्टिनेंट सारे एक ही कॉन्टिनेंट थे जिसको हम पैनगिया कह रहे थे, बाद में जो ब्रेकअप हुआ. मेरिट्स क्या क्या है इस थ्योरी के हम ये देखते हैं. वेगनर्स थ्योरी वाज रेवोल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी थी. ठीक है. एक्सप्लेन्स दैट कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग व्हिच बिकेम बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज. Assembled all earlier theories into one which became basis of plate tectonics. He gave scientific evidence. उसने logically समझाने की कोशिश की. उसने clearly कहा कि ये देखो यहाँ पर ये animals मिल रहे हैं, इस continent में मिल रहे हैं, placer deposits है, लेकिन veins कहीं और है. तो इस तरह से इन्होंने बड़े logically समझाया. Told that oceans and continents are not permanent. इन्होंने ये भी कहा कि जो oceans और continents है वो permanent नहीं है. आज एक तरीके के हैं, कल दूसरी positioning होगी, परसों तीसरी positioning होगी. डीमेरिट्स. अब सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही था कि जब पूछा गया कि फोर्स तो बताओ, किस फोर्स ने इतना कमाल दिखाया, ये किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम नहीं ले पाए. वेगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द ड्रिफ्ट बिगैन ओनली इन मीजोइक एरा एंड नॉट बिफोर. उसी टाइम पे ड्रिफ्ट क्यों स्टार्ट हुई? इट डजंट टेक इन ओशंस इनटू कंसीडरेशन. प्रूफ्स हेवीली डिपेंडेड ऑन assumptions and are general in nature. जो फोर्सेस बताए, buoyancy, tidal currents, gravity, they were too weak to be able to move continents. Modern theories accept the existence of Pangaea and related landmass, but give a very different explanation to the cause of the drift. Demerits. Concept that Sial moving on Sima was wrong. Continents do not flow over oceans. Continents and oceans are part of lithosphere. Driving mechanism concept आपका गलत था. Tidal forces of sun and moon should be 10,000 times more than today, ताकि ये जो ड्रिफ्ट है इसको पॉसिबल किया जा सके. जिन्होंने फोर्सेस के नाम बताए वो फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर थी. For continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillet. A number of discoveries during the post-war period added new information. ये सब कुछ हम बता चुके हैं. Particularly the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of oceans and continents. उसके बाद एक आर्थर होम्स आए. आर्थर होम्स आए 1930s में. He discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें क्या क्या है? हम तीन पोर्शंस में तो अर्थ को डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर. इन्होंने कहा आर्थर होम्स ने 1930s में कि प्रोबेबली जो मैंटल वाला पोर्शन है उसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स हो सकते हैं. कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मैंटल पोर्शन. दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मैंटल पोर्शन. Holmes argued that there exists a system on such currents in the entire mantle portion. पूरे के पूरे mantle portion में ये convection currents हैं. This was an attempt to provide an explanation to the issue of force. और ये जो convection currents थे ये वो force provide कर रहे थे जिससे कि जो continents हैं वो drift apart हो पाए. Okay? It was the basis for which contemporary scientists discarded the continental drift theory. It was an attempt to provide an explanation to the issue of force जिसके आधार पर जो पहले scientists थे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को नकार रहे थे, वही इन्होंने आर्थर होम्स ने समझाने की कोशिश की 1930s में. ओके अब इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है जिसमें मैंने अभी आपको समझाया ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.